ये एक बेहद हसीन या यूं कहें कि अद्भुत रात है। ऐसी रात को महसूस कर पाना आमतौर पे तभी संभव हो पाता है जब हम युवा होते हैं। इतने साफ तारों भरे आकाश की तेज रोशनी को देखकर दिल में अचानक यह ख्याल आ जाता है कि क्या ऐसे आसमान के नीचे कोई उदास और मनमौजी किस्म का गुस्सैल व्यक्ति भी रह सकता है। कम से कम मेरे दिल में तो यही सवाल उठा। खैर, अब जब बेतरतीब और गुस्सैल व्यक्तियों की बात चल ही पड़ी है तो मैं अपने बारे में भी कुछ बता देता हूँ। मैं उस दिन की मानसिक स्थिति को याद किए बिना नहीं रह सकता। पता नहीं उस दिन क्यों सुबह से मुझे एक अजीब तरह की निराशा ने घेर रखा था। उस दौरान मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो मेरा कोई अपना छोड़कर चला गया और मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। मैं पीटर्सबर्ग में पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ और बावजूद इसके मुश्किल से ही मेरा किसी से कोई परिचय है और मुझे किसी से कोई खास जान पहचान करने की जरूरत थी भी क्या। वैसे तो मैं पूरे पीटर्सबर्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ, उन रास्तों को, चौक को, चौराहों को, रोज दिखने वाले लोगों को और वहाँ के घरों को। वहाँ पर शायद ही मेरा कोई जानने वाला था, फिर भी मैं इन चिर परिचित शहरों के साथ रहना चाहता था जिन्हें मैं हर दिन देखता था। यही वजह थी कि जब भी ये सभी लोग गर्मी की छुट्टियों के लिए पीटर्सबर्ग से कहीं बाहर घूमने और सुकून के लिए जाते तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उस समय मुझे वहां पर अकेले रहने का डर सताने लगा और पूरे 3 दिन तक मैं गहरे अवसाद में शहर भर घूमता रहा। मैं पूरी तरह विवेक शून्य हो गया था और मैं बावलों की तरह यहाँ वहाँ, कभी नदी के पास, कभी मैदान में और कभी सड़क के किनारे यहाँ वहाँ घूमता रहता था। उस दौरान मुझे वहां पर कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं परिचित रहा हूँ या जिससे मैंने पूरे साल एक ही जगह, एक ही समय पर देखा हो। वे सभी अब नजरों से गायब हो गए थे। उन लोगों में से कोई भी मुझे नहीं जानता था, बावजूद इसके मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। सच कहूं तो मैंने उनके चेहरों के हर हाव भाव को बहुत गहन तरीके से अध्ययन किया है। इसी वजह से जब वे खुश होते हैं तो मैं उनकी खुशी में खुश हो जाता हूँ और जब वे दुखी होते हैं तो उनका दुख मुझे उदास कर देता है। मैंने एक व्यक्ति के साथ मित्रता सी कर ली है। वास्तव में वो हर किसी का ध्यान आकर्षित करने वाला और गंभीर और एक चिंतनशील चेहरा है। वह हमेशा अपने आप में ही डूबा रहता है और खोया रहता है और स्वयं से ही कुछ न कुछ बोलता रहता है, फुसफुसाता रहता है। उसके दाएं हाथ में ऊपर से मुड़ी हुई एक सोने की नॉब वाली छड़ी रहती है। जब भी हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी हेड को छूते हैं और बस मुस्कुराते हुए रास्ते से गुजर जाते हैं। मैं शहर के उन घरों से भी परिचित हूँ जो मुझे अक्सर अपनी सैर के दौरान नजर आते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वे मुझसे कुछ कह रहे होते हैं। शायद मुझसे पूछते हैं, सुप्रभात, आप कैसे हैं? और मेरा जवाब होता है, भगवान का शुक्र है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। फिर मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ, आप कैसे हैं? और वे कहते हैं, मुझे दोबारा से रंग रोगन किया जा रहा है। कोई बिल्डिंग कहती है मैं पिछले दिनों बुरी तरह से जल गई थी जिस कारण मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। लेकिन मैं एक बहुत सुंदर छोटे से घर की घटना को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। यह एक बहुत ही प्यारा और आकर्षक सा घर था जो अपने बेतरतीब पड़ोसियों के बीच गर्वित भाव से मुझ पर मेहमान नवाजी बरसाते हुए कहता, आपको देखकर अच्छा लगा। और जब भी मैं वहां से गुजरता तो मेरा मन आनंद से भर जाता। जब पिछले सप्ताह मैं उस गली से गुजरा तो मैंने एक करुण स्वर सुना। मेरा वह दोस्त कह रहा था कि वे निर्दयी मुझे पीले रंग में रंग रहे हैं। उन दुष्टों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, न तो कोई खंभा और न ही कोई कोना। अब वह छोटा सा एक असहाय दोस्त गुलाबी से पीले रंग में होकर एक पक्षी की तरह लग रहा था। उस दोस्त की ऐसी हालत देखकर मुझे बुखार सा लगने लगा और मैं चाहकर भी उस विकृत से हो चुके असहाय दोस्त के पास जाने की हिम्मत नहीं किया। मैं 3 दिन तक अजीब सी बेचैनी में रहा हूँ, पर मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैं सड़क पर असमंजस की स्थिति में सोचते हुए खड़ा रहा। यह चला गया, वह चला गया। मैं घर पर भी सहज नहीं हो पा रहा था। मैं यही सोचकर परेशान होता रहता कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं इतना असहज महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने घर के फर्नीचर को देखा, घर में उपलब्ध सभी कुर्सियों को बड़ी उत्सुकता से निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि कहीं समस्या यहीं पर तो नहीं है, जबकि मैं यह जानता था
कि समस्या कुर्सियों के पड़े होने में नहीं बल्कि मेरे मन में है, जो कि एक जगह पर स्थित नहीं है। फिर मैंने खिड़कियों को देखा, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि इन सब से भी मुझे बेहतर महसूस नहीं हुआ। इतने दिनों तक बेचैनी से जूझने के बाद आखिरकार आज सुबह मैं यह समझ पाया कि क्या गड़बड़ है। वे लोग मुझे छोड़कर चले गए, छुट्टियों का आनंद लेने शहर से बाहर। शहर छोड़ने वाले हर व्यक्ति के आसपास का वातावरण कुछ अलग सा था, मानो वह कह रहे हो, देवियों और सज्जनों, हम यहाँ पर केवल इस एक क्षण के लिए हैं। अगले 2 घंटे में हम एक सुकून भरी जगह पर होंगे। सच कहूं तो यहाँ से जाने वाले हर व्यक्ति को देखकर मैं उनके हाव भाव को ठीक से पहचान पा रहा था। मेरा यह व्यक्ति विश्लेषण का अनोखा तरीका था, जो धीरे धीरे गहरा हो गया था। मैं उनकी चाल ढाल, मुस्कान को देखकर पहचान सकता था कि यहाँ से जाने वाला हर शख्स आखिर कौन से समरविला में जा रहा है। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी, जिसे देखकर मैं उनके रहने वाले स्थान का पता लगा लेता था। मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। मेरे चारों ओर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। सब कुछ चलायमान लग रहा था, जैसे उन लोगों का समूह नियमित तौर पर समय विला की ओर प्रस्थान कर रहा हो। मुझे ये सब देखकर पलायन सा प्रतीत हो रहा था, कि जैसे पीटर्सबर्ग एक जंगल बनता जा रहा हो। और अंततः मुझे महसूस हुआ कि न तो मेरे लिए छुट्टियां बिताने के लिए कोई जगह है, और न ही यहाँ से जाने के लिए कोई उचित कारण, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा और उदास महसूस कर रहा था। खैर, मैं आपको यह बता देता हूँ कि समरविला वो जगह है जो किसी समंदर के किनारे होता है। किसी ने भी मुझे अपने साथ चलने के लिए निमंत्रित नहीं किया। यह देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी ने मुझे पूरी तरह से भुला दिया, और इस समय मैं उनके लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं। खैर, इन सब के बीच में मैं किसी भी तरह से उस प्रभावशाली चेहरे वाली लड़की की यादों से बच नहीं सका, जिसे कभी कभी सहानुभूति से और कभी कभी सहानुभूति जनित प्रेम की नजरों से देखा जाता था। वो लड़की जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था और न ही उस पर कोई नजर डालता था, अचानक से एक ही क्षण में मानो उसका चेहरा खूबसूरती से भर जाता, और संयोग से न जाने वो कैसे बेहद सुंदर और प्यारी बन जाती है। और मैं ना चाहते हुए भी उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। मैं यह सोचकर हैरान था कि किसने उस बेजान सी गरीब लड़की के जीवन में शक्ति और सौंदर्य का संचार कर दिया है। उसके चेहरे पर एक खूबसूरती की मुस्कुराहट सजा दी है। उसे देखकर शायद कोई भी यह सोचता कि उसके अंदर यह बदलाव का कारक क्या है, और आखिरकार वह क्षण बीत जाता है, और अगले दिन जब उसे फिर मुलाकात होती है तो फिर से उसके चेहरे पर वही गंभीर और चिंतित भाव नजर आते हैं। और इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की उदासी और पछतावे के चिन्ह के साथ साथ मृत्यु के समान व्यथा और तकलीफ की एक निशानियां नजर आती है। सुंदरता कितनी क्षणिक होती है, जो कि जरा से मौसमी बदलाव से मुरझा जाती है। आपको भ्रमित करने के लिए वह जितनी तेजी से चमकी थी, उतनी ही तेजी से धूमिल भी हो जाती है। इसी वजह से आपके पास उससे प्यार करने का समय भी नहीं होता, क्योंकि जब तक आपने उसे चाहने का मन बनाया तब तक वह खत्म हो चुकी थी। मैं जब भी खुश होता हूँ तो मैं अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई मित्र या साथी नहीं है जिसके साथ मैं अपनी खुशियां साझा कर सकूं। मैं अपने आप में ही डूबा हुआ गुनगुनाता चला जा रहा था कि अचानक मैंने देखा कि नहर की रेलिंग पर एक लड़की अपनी कोहनी टिकाए हुए खड़ी है, और वो वहां खड़े होकर नहर के पानी को बड़े ध्यान से देख रही है। उस लड़की ने बड़ी ही प्यारी पीले रंग की टोपी पहन रखी है और एक छोटा सा काला मेटल पीस पहन रखा है। मैंने सोचा कि यह एक लड़की है और यहाँ अकेले खड़ी है, पर ये क्या कर रही है, और ये खुद में क्यों इतना खोई हुई है। और वह वास्तव में अपने आप में खोई हुई थी, इतना कि उसने पास आते मेरे कदमों की आहट तक को भी नहीं सुना। और जब मैं धीरे धीरे अपनी गति तेज करके धड़कनों को संभालते हुए उसके पास से गुजरा, तो उसने हिलने तक की भी कोशिश नहीं की। मैंने सोचा, लगता है यह शायद जरूर किसी बहुत गहरे ख्याल में लिपटी हुई है। रेलिंग पर सिर टिकाए हुए वह लड़की रो रही थी, और फिर से एक बार उसके सुबकने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान! मेरा दिल बैठ गया, और वैसे भी महिलाओं के मामले में मैं थोड़ा संकोची किस्म का था। फिर भी यह क्षण ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं उसकी ओर बढ़ा और निश्चित रूप से मैडम शब्द का उच्चारण करने ही वाला था कि अचानक मेरे मन में यह ख्याल आया
कि हर रूसी उपन्यास में हजारों बार यह बात कही जा चुकी है। फिर क्या, इस विचार ने मुझे उस उच्चारण से रोक दिया। लेकिन जब मैं उस लड़की को संबोधित करने के लिए किसी एक खास शब्द को तलाश कर ही रहा था, उस लड़की ने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा। फिर मुझे देखकर चौंकते हुए उसने अपनी आंखें झुका ली और मेरे कंधे से लगभग टकराते हुए बांध की ओर चल दी। मैं तुरंत ही उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन उसने भांफ लिया और वह बांध के किनारे से हटकर सड़क पार करके दूसरी ओर चलने लगी। लेकिन मैं उसके पीछे सड़क पार करने की हिम्मत न जुटा सका। इस बात से मेरा दिल पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह मचल रहा था। अचानक से मुझे एक मौका मिला। सड़क की दूसरी तरफ एक सज्जन नजर आए जो नाइट ड्रेस में थे। वे उम्र दराज लग रहे थे, लेकिन उनकी चाल ढाल अपनी उम्र के मुताबिक गरिमामयी नहीं लग रही थी। वह हिचकिचाते हुए दीवार की ओर जा रहे थे। वो लड़की भी घबराई सी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। भले ही उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति उसका पीछा न कर रहा हो, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि जैसे वो उसका पीछा ही कर रहा है। अचानक से ही जब वो सज्जन तेज गति से चलते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे, जो लड़की मेरे लिए अनजान थी, मैं भी खुद को उसके पीछे जाने से रोक न सका। अजनबी सज्जन को अपने पीछे देख वो लड़की हवा की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे तेजी से चलने वाले सज्जन अचानक से ही उसके सामने आ गए। उन्हें देखकर वह लड़की चिल्लाने लगी। मैं पलक झपकते ही उन दोनों के पास पहुंचा। वो आदमी सारी स्थिति समझ गया और उसने चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लिए। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, और फिर वह कभी भविष्य में परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद किसी डर से उसने बिना कुछ कहे चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया और वो धीरे से बोली, मैं आपके इस उपकार के लिए आपकी आभारी हूं। आप निश्चय ही एक सज्जन व्यक्ति हैं। मैंने उसको देखा। वह बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन अभी भी उसमें आंसू ही चमक रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि उसकी भीगी हुई पलकों का कारण क्या है। उसने भी मेरी ओर देखा। फिर वह नीचे देखने लगी और मैं बोला, तुमने मुझे अपने पास से हटा क्यों दिया था? तुम जानती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो फिर ऐसी घटना नहीं घटती। मैं तुम्हें नहीं जानता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम भी मुझे नहीं जानती हो। खैर छोड़ो, ये बताओ, क्या अब तुम मुझे जानती हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो, अभी तुम डर से कांप रही हो। वह मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में जो पहले अनुमान लगाया था वो यही था कि तुम भले आदमी हो। मैंने कहा, मगर मैं सच कहूं तो महिलाओं से बहुत ज्यादा शर्माता हूं। मेरा इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि मैं उस समय तक बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन था। सच कहूं तो मेरे लिए यह किसी सपने के समान है। मैंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी लड़की से बात करूंगा। मेरी बात सुनकर वो हैरानी से बोली, क्या सचमुच ऐसा है? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, देखो, अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। औरतें मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी है। यही वजह है कि मैं आज तक अकेला ही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि औरतों से बात कैसे करते हैं। तुम खुद ही देखो, मैं तुमसे कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा हूँ। तुम इस बात से पूरी तरह बेफिक्र रहो। मैं किसी बात पे नाराज नहीं होता। नहीं नहीं, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो सब सही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, औरतें भी उस आदमी की बातों को ज्यादा पसंद करती हैं जो बेबाकी से बोलने की बजाय धीरे धीरे आराम से अपनी बात कहता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको औरतों के स्वभाव के बारे में और कुछ बताऊंगी, और जब तक मैं घर पर नहीं पहुंच जाती मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैंने अभी तक किसी भी लड़की को ठीक से नहीं देखा है, तो फिर मैं किस तरह से प्यार में पड़ सकता हूँ? मगर तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर कोई बात नहीं, तुम यकीन मानो, तुमसे पहले ना तो किसी औरत से मैंने जान पहचान की और ना ही इतनी अच्छी तरह बात की। मैं अक्सर अपने सपनों में यही सोचता हूँ कि शायद कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं किसी खास से मिलूंगा। तुमसे मैं क्या कह रहा हूँ, अपने सपनों में न जाने कितनी बार मैं किस किस तरह से प्यार में पड़ चुका हूँ, पता नहीं कैसे और किसके साथ। तो लड़की ने पूछा, कैसे और किससे? मैं शांत होकर एक गहरे भाव से जवाब दिया, किसी के साथ भी नहीं। उसके बारे में मैं अक्सर अपने ख्यालों में ही सोचता रहता हूँ या उसके सपने बुनता रहता हूँ, पर वास्तव में मैं कुछ और हूँ।
तुम मुझे नहीं जानती, ये सच है। बेशक मैं 2-3 औरतों से मिला हूं, पर वे कैसी औरतें थी ये जानकर शायद तुम्हें हंसी आएगी। मैं तुम्हें बता दूं, वे मेरी मकान मालकिन थी। मैं हमेशा ही संकोची रहा हूं, मैं एक प्रकार से डरपोक ही रहा हूं। मैंने कभी किसी से इतने साहस के साथ नहीं कह पाया कि मैं अकेलेपन से जूझ रहा हूं, मैं भीतर ही भीतर मर रहा हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि कोई मुझसे सहानुभूति के साथ 2-3 शालीन शब्द कहे। पहली नजर में मुझे नापसंद न करे, मुझ पर भरोसा करे और मेरी बात सुने। यदि वह चाहे तो मुझ पर हंसे, मेरा हौसला बढ़ाए, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कहे, सिर्फ 2 शब्द। भले ही उसके बाद हम दोबारा फिर कभी न मिले। ओह, तुम मेरी बातों पे हंस रही हो। क्या मैं इसलिए तुम्हें यह सब बता रहा हूं? फिर लड़की ने कहा, माफ करना, मैं तुम्हारी नादानी पर हंस रही हूं। अगर तुमने साहस दिखाया होता तो शायद तुम सफल हो जाते। कोई भी निष्कपट और सीधी सरल औरत, जब तक कि उसके दिल में किसी प्रकार का कलंक ना हो, वो तुमसे बात करती और सुनती, और वो तुम्हारी किसी बात से यूं नाराज नहीं होती। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? पर उसने मेरी बात काटते हुए कहा, बेशक वह तुम्हें पागल समझेगी, क्योंकि तुम स्वयं ही फैसला कर रहे हो कि तुम दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा जानते हो। शुक्रिया, मैंने रोते हुए कहा। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। क्या तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं गाते हुए चल रहा था, मैं अपनी धुन में इस शहर से बाहर गया था। मेरे पास कभी भी इस तरह के सुखद क्षण नहीं थे। यह क्षण मेरा भ्रम भी हो सकता है। मुझे इस तरह से अपनी बातों का जिक्र करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। मुझे लगा कि तुम रो रही हो और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मैं परेशान था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या सच में तुम्हारे दिल में इतनी प्यार और करुणा भरी हुई है, जो अनजान के लिए भी इतनी साफ दिखाई देती है? मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें उस समय समझ नहीं पाई थी। मुझे माफ करना, मैंने करुणा भरे स्वर में कहा। मैं प्रेम में नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे पास किसी और अनैतिक इच्छा से आने की कोशिश कर रहा था। बस करो, मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। लड़की ने नीचे देखने के साथ मेरा हाथ दबाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी। अब हम मेरे घर तक आ गए हैं। मुझे इस मोड़ के नीचे जाना होगा। बस यहाँ 2 कदम दूरी पर मेरा घर है। अलविदा, बहुत शुक्रिया। क्या यकीनन? सच में तुम्हारा मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे? मुझे उम्मीद है यह अंत नहीं है। लड़की ने हंसते हुए कहा, देखा, पहले तो तुम सिर्फ 2 शब्द सुनना चाहते थे। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, शायद हम दोबारा मिलेंगे। मैं यहाँ कल आऊंगा। मुझे माफ करना, पर मैं शायद कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। हाँ, समझ आ रहा है, आप में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। सुनो, मैंने उसे बीच में टोका। माफ करना, यदि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं खुद को कल यहाँ आने से किसी भी हालत में रोक नहीं सकता। मैं ख्वाबों को जीने और देखने वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है मेरे पास वास्तविक जीवन कम है, इसलिए मैं ऐसे हर एक क्षण को बहुत दुर्लभ मानता हूँ और इसे पूरी तरह से जी लेना चाहता हूँ। इन ख्वाबों के चलते मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूरी रात, पूरे सप्ताह, पूरे साल तुम्हारे ख्वाब देखता रहूंगा। मैं सच में कल यहाँ आऊंगा, ठीक इस जगह, ठीक इस समय, और मैं आज के दिन और इन यादों को जीकर बहुत खुश होऊंगा। लड़की ने कहा, मैं भी कल 10 बजे यहीं आऊंगी। मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। सच तो यह है कि मुझे यहाँ आना ही है। यह मत सोचो कि मैं तुमसे मिलने का समय तय कर रही हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मुझे यहाँ अपने लिए आना है। लेकिन यह भी ठीक है कि मैं तुम्हें साफ और स्पष्ट तौर पे बता देती हूँ कि अगर तुम आओगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुमसे सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए मिलना चाहती हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम अब मेरे बारे में बुरा नहीं सोचोगे। कुछ बातों को रहस्य ही रहने दो। बस पहले इस बात पर अपनी सहमति दे दो। मैं किसी भी बात के लिए सहमत हूँ। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से हर भावना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कल आने के लिए कह रही हूँ। मैं तुमसे परिचित हो गई हूँ। मेरे पास भी कोई नहीं है जिससे मैं एक शब्द कह सकूं, जिससे मैं बात कर सकूं। यह सच है कि कोई भी सड़क पर सलाहकार नहीं खोजता और ना ही सड़क पर शुभचिंतक मिलते हैं। लेकिन तुम एक अपवाद हो। मैं
तुमसे ऐसे परिचित हो गई हूँ जैसे वर्षों से तुम्हें जानती हूँ। मैं बस तुमसे एक निवेदन करती हूँ, तुम मेरा विश्वास मत तोड़ना। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आने वाले 24 घंटे कैसे जीवित रहूंगा यह मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तुम मुझसे क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा। कल तक का इंतजार करो और इसे एक राज ही रहने दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। उम्मीद है मैं कल तुम्हें यह सब बताऊंगी, या शायद नहीं भी बताऊं, पर हाँ, मैं कल तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई चमत्कार घटित हो गया है। हे ईश्वर, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई, तुम नाराज नहीं हुई और तुमने मुझे भगाया भी नहीं जैसे कोई और औरत करती। तुमने इन 2 मिनट में मुझे कभी न खत्म होने वाली खुशी दे दी है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल तक। हे भगवान, कल तक। और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चल देते हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ यह सोचकर कि कल, पता है, मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से हूँ। तुम्हें नहीं पता कि आज मैंने पूरे दिन किस हालत में बिताया है। मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम्हें यह बताने के लिए कि भविष्य में हमें अधिक समझदारी पूर्वक व्यवहार करना होगा। उसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा, किस बारे में और हमें किस तरह से और अधिक समझदार होना चाहिए? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरे जीवन में अधिक समझदारी से आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिसके माध्यम से मैं आपके बारे में सब कुछ जान सकूं। इसलिए आपको अपने बारे में खुद ही बताना होगा। मैंने घबराते हुए कहा, मेरा इतिहास? तुमसे किसने ये कह दिया कि मेरा कोई इतिहास है? सच कहूं तो मेरा कोई इतिहास नहीं है। उसने मेरी बात पूरी सुने बिना ही बीच में हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है और कोई कहानी नहीं है तो फिर इतने दिनों तक तुम जिंदा कैसे रहे? बिल्कुल बिना किसी इतिहास के। आज तक मैंने खुद को अपने तक ही सीमित करके रखा हुआ है, बिल्कुल अकेला। क्या तुम्हें पता है अकेले होने का क्या मतलब होता है? तो वह बोली कि क्या तुम्हारा मतलब है तुम इतने अकेले हो कि तुमने कभी किसी को देखा ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ, बावजूद इसके जाहिरी तौर पर फिर भी अकेला हूँ। क्यों? क्या आप किसी से बात नहीं करते? सच कहूं तो किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो कौन हो तुम? मुझे ये बात समझाओ। रुको, मैं अंदाजा लगाती हूँ। शायद इसका एक कारण यह रहा हो कि संभवतः तुम्हारे पास भी मेरे जैसे एक दादी माँ रही होंगी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता रहा होगा, और उन्होंने जैसे मुझे कहीं नहीं जाने दिया वैसे ही तुम्हारे साथ किया होगा। इसलिए मैं लगभग बोलना भूल गई। वो देख नहीं सकती फिर भी कपड़े बुनती रहती। उनके पास मैं बैठकर या तो कपड़ों को बुनते हुए देखती रहती हूँ या फिर कुछ पढ़ती रहती हूँ। पिछले 2 साल से मेरी यही आदत है। क्या तुम वास्तव में मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं कैसा आदमी हूँ? हाँ, बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। वह लड़की अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोली, बहुत अच्छा। मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ। किस किस्म के अलग इंसान हूँ? लड़की ने हंसते हुए पूछा। वह लड़की हर बात पर इस तरह से खिलखिलाकर हंस रही थी जैसे उसे पूरे साल में कभी कभी हंसने का मौका मिलता हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह बोली, तुमसे बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, ये एक खूबसूरत जगह है। चलो यहीं चलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए हमारी बातें कोई सुनेगा भी नहीं। तो फिर चलो, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू करो। मैंने भी हंसते हुए कहा, यह एक प्रकार से मौलिक है। यह मेरे जैसे बेतुके व्यक्ति के लिए है। ये एक खास चरित्र है। सुनो, क्या तुम्हें पता है सपने देखने वाले इंसान का क्या मतलब होता है? सपने देखने वाला? वास्तव में मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक सपने देखने वाली इंसान हूँ। मुझे पता नहीं चलता सपने में मैं कैसे एक चीनी राजकुमार से शादी कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, फिर तो मैं शायद अपनी बात तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। लेकिन उसके पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम नास्तीन का है। नास्तीन का, और कुछ नहीं? अच्छा सुनो नास्तीन का, अब तुम मेरी इस बेतुकी से इतिहास को सुनो। मैं गंभीर मुद्रा में उसके पास बैठ गया। जिस तरह से कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता है, उसी तरह से मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया। सुनो नास्तीन, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि पीटर्सबर्ग के इन अंधेरे कोनों में भी कुछ अजीब स्वप्न दृष्टा किस्म के लोग रहते हैं जो शायद जागती आंखों से भी सपने देखते हैं। स्वप्न दृष्टा, अगर आप सही मायने में इनकी परिभाषा जानते तो ये मनुष्य नहीं बल्कि एक मध्यवर्ती प्रकार के प्राणी है, जो अधिकांशतः ऐसे दुर्गम कोनों में ठीक उसी तरह से जैसे कि दिन की रोशनी से बचने के लिए घोंघा अंधेरे कमरों में छिप जाता है, या फिर जैसे कछुआ अपने खोल में छिप जाता है, ठीक उसी तरह ये जीव भी
उसी अंधेरे कमरों में रच बस जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि वे अपने तंबाकू के धुएं और हरे रंग से रंगी हुई गंदी चिकट दीवारों से इतना प्यार क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब इस हास्यास्पद स्थिति में रहने वाले इस सज्जन व्यक्ति से कुछ परिचित में से कोई मिलने आता है तो यह अजीब सा लगने वाला हास्यास्पद व्यक्ति इतनी झिझक और शर्मिंदगी के साथ अपने चेहरे की मुद्रा को बदलते हुए उलझन भरी नजरों से देखता है, मानो अपनी उन चार दीवारी के भीतर रहते हुए उसने कोई भयानक अपराध किया हो। तुम ही बताओ नास्तीन का, इन दोनों दोस्तों के बीच बातचीत इतनी आसानी से क्यों नहीं है? उनके बीच हंसी और उल्लास क्यों नहीं है? मेरी बातों को सुनते हुए हैरानी से नास्तीन का बोली, सुनो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये सब क्यों हुआ। यह तुम मुझसे किस तरह के बेतुके सवाल पूछ रहे हो? मैंने अपने गंभीर चेहरे के साथ उसे उत्तर दिया, निश्चित रूप से ऐसा मेरे साथ ही हुआ है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? नास्तीन का अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे सब कुछ जल्दी से पता चले। तुम इस बारे में जानना चाहती हो नास्तीन का? तो सुनो, मैं इस पूरी कहानी का नायक हूँ। सारी कहानी मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं पीटर्सबर्ग के उन अंधेरे कमरों का विनम्र और असहाय नायक हूँ। हाँ, क्यों नहीं? नास्तीनका ने जवाब दिया। तुम्हारी यही खूबी तो मुझे पसंद है कि तुम किसी भी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने में माहिर हो। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए जितना हो सके गंभीर और गरिमापूर्ण शब्दों में जवाब दिया, मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ बड़े शानदार तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता इन बातों को इसके अलावा कहने का दूसरा कोई तरीका है क्या। मैं इस समय राजा सोलेमन की आत्मा की तरह हूँ, जो वर्षों तक 7 मोहरों से भरे कलश के नीचे लेटा रहा, और जब उसके ऊपर से उन मोहरों भरे कलश को हटा लिया गया तो वह ऐसा बातूनी हो गया। मुझे जिसकी तलाश थी वो तुम ही हो नास्तीन का, और हमें मिलना ही था। और जब तुम मुझसे मिल गई हो तो मेरे मन में शब्दों के 1000 झरने खुल गए हैं, और अब मुझे शब्दों के इस झरने को बहने देना चाहिए, अन्यथा मेरे अंदर भाव और मेरे सभी विचार अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ नास्तीन का, मुझे बिना रोके टोके विनम्रता से मेरी बात सुनो, अन्यथा मैं चुप ही रहूंगा, तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर ठीक है नास्तीन का। यह कहते हुए मैंने अपनी बात को जारी रखा और कहा, दिन का 1 घंटा ऐसा है जो मुझे बेहद पसंद है। ये वही समय है जब सारे कामकाज और व्यापार बंद हो जाते हैं और लोग खाना खाने के लिए और आराम करने के लिए घर पर लौटते हैं। उस घड़ी हमारा नायक नास्तीन का मुझे अपनी कहानी तीसरे व्यक्ति के तौर पर सुनाने की अनुमति दो, क्योंकि पहले व्यक्ति के तौर पर मुझे इस कहानी को सुनाने में बहुत शर्म आती है। अपने रास्ते पर चलते नायक ने उदासीनता भरे होने के कारण उस शाम की चमक को नहीं देखा जो धीरे धीरे ठंडे पीटर्सबर्ग के आसमान पर फीकी पड़ती जा रही थी। उसने ये सब बेहद थकी हुई नजरों से देखा था, जैसे वह किसी अन्य रोचक विषय की खोज में व्यस्त हो। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अगले दिन वह अपने परेशान किए जाने वाले काम को करने से आजाद था। यही वजह थी कि एक स्कूली लड़के की तरह वो खुश था, जो कि अपनी क्लास से बाहर आने, शरारत करने और खेलने को हमेशा तैयार है। उसे एक बार देखो नास्तीन का, तुम पाओगे कि इस खुशी के भाव ने उसकी बीमार पड़ी नसों और बेजान सी कल्पना को उत्तेजित कर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक बिखेर दी है। समझ नहीं आ रहा है कि इस समय वह इस तरह से क्या देख रहा है। क्या वह घोड़ों द्वारा खींची गई बग्गी में जाने वाली खूबसूरत महिला को देख रहा है, जो झुकते हुए खूबसूरत तस्वीर की तरह नजर आ रही है? नहीं नास्तीन का, अगर तुम ये सोच रही हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह उन सभी तुच्छताओं को अब क्या ही समझता है, क्योंकि अब वह अपनी जिंदगी में अमीर है। वह अचानक से अमीर हो गया है। वह अब इतना बेकार नहीं है कि सूरज की डूबती हुई किरणों को देखे। अब उसके धड़कते गर्मजोशी से भरे दिलों में विचार की एक तरंग उठती है। यही वजह है कि अब उस सड़क पर होने वाली शायद ही किसी घटना पर वह नजर डालता है, और शायद कौन जानता है कि किसी देवी का खूबसूरत हाथ उसे अपने साथ 7वें क्रिस्टल स्वर्ग में ले गया हो, ग्रेनाइट से बनी उन खूबसूरत पक्की सड़क से दूर, जहां वह अपने रास्ते चल रहा था। अब अचानक से वहां उसे कोई रोकने की कोशिश करे और ये पूछे कि वो वहां क्यों खड़ा है और वह किस ओर जा रहा है, तो संभवतः उसे कुछ याद भी नहीं है। न तो ये कि वो वहां खड़ा क्यों है, और न ही ये कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसा सवाल पूछे जाने पर निराशा से भरकर वह अपनी उपस्थिति को सिद्ध करने के लिए झूठ ही बोलेगा। तभी उसके पास से एक छोटी सी खूबसूरत लड़की गुजरती है, जो उसे देखकर अपनी सी प्यारी मुस्कुराहट देती है, और वह उसके चेहरे पर दिखने वाली मुस्कुराहट और आंखों को
एक दोस्ताना इशारे से देखती है। और ऐसी ही न जाने कितनी कल्पनाएं नायक के मन में आती जाती रहती हैं। जैसे किसी देवी ने मनमाने तरीके से हर किसी चीज को एक मकड़ी के जाले की भांति प्रकृति के खूबसूरत कैनवस पर बुन दिया है। और अक्सर यह तभी होता है जब यह अजीब सा व्यक्ति अपने आरामदायक खोल में लौटता है। उस समय वो अपने आप में ही खोया होता है। इसी बीच उसके घर में काम करने वाली नौकरानी और हमेशा चिंतित और उदास सी रहने वाली मात्रोना मेज साफ करती हुई उसके हाथों में पाइप पकड़ा देती। उसके इस प्रयास से वो वापस अपनी दुनिया में लौट आता है और हैरानी से सब कुछ याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसने शाम का खाना खाया या नहीं। हालांकि उसे इस बात का आभास बिल्कुल नहीं हो पाता कि यह सब कैसे हो गया। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे के अंधेरे की भांति उसकी पूरी आत्मा भी अंधेरी और उदास हो गई। उसके सपनों में चलने वाली सपनों की पूरी राजधानी एक ही मिनट में बिना किसी निशान और आवाज के चकनाचूर हो जाती है और उसे यह याद भी नहीं रहता कि अभी थोड़ी देर पहले वह क्या सपना देख रहा था। फिर उसके मन में कुछ नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और उसकी कल्पनाएं फिर से उसे उत्तेजित करने लगती हैं और उसकी उदासीनता और निष्क्रियता से परे कुछ नया करने को उकसाती हैं। उस छोटे से कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि वहां पर एक एकाकीपन और निष्क्रियता की भावनाओं से ही कल्पनाओं को पोषित किया जाता है। अचानक से उसकी तंद्रा टूट जाती है और उसके हाथों में पकड़ी हुई किताब, जिसने उसने बड़ी अनिच्छा से अपने हाथों में पकड़ रखा है, उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसकी कल्पनाएं एक बार फिर से उसके सामने एक नई दुनिया, एक नए आकर्षक दृश्य खोलती है। एक नया सपना मतलब एक नई खुशी का आरंभ, जिसका उसके असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कल्पना से भरी उसकी उन आंखों में हम दोनों ही बेमजा, सुस्त और धीमे हैं नास्तीन का। वह अपने आप में इतना खुश है कि उसकी नजरों में हम किसी भी हाल में खुश नहीं हैं। ओह नास्तीन का, कितने अंतहीन सपने हैं। अब शायद तुम पूछोगे कि किस तरह के सपने हैं। बिल्कुल हमारी सोच और कल्पना से परे नास्तीन का, जैसे वो कोई योद्धा हो और अभी अभी उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीती हो, सभी उसका सम्मान कर रहे हो, या फिर वो सभी मुर्दों को पुनर्जीवित कर रहा हो और सभी उसे सुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी मुझे सुन रही हो नास्तीन का और मुझे सम्मानित करती हो। ठीक वैसे ही हमारा नायक भी सम्मानित होता है। सुनो नास्तीन का, मुझ जैसे आलसी और बेकार व्यक्ति के लिए जीवन में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि तुम मुझे सुन रही हो नास्तीन का। जिसके लिए मैंने और तुमने उम्मीदें लगा रखी हैं नास्तीन का, वो एक दयनीय और निरीह जीवन है। ये उस नायक के लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा। शायद जब कभी उसके जीवन में वह दुखद घड़ी आए तो वो भी अपनी सारी कल्पनाओं और अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दे, जिसे उसने बरसों से किसी उम्मीद पर सजो कर रखा था, बिना ये जाने कि सब केवल खुशी देने के लिए नहीं है, बल्कि उस दुख और पछतावे और अंतहीन लालच के लिए भी है। लेकिन फिलहाल अभी वह खतरा नहीं आया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास अभी सब कुछ है। वह पूरी तरह से खुश है क्योंकि इस समय वह अपनी जीवन का कलाकार है। तुम्हें तो पता होगा नास्तीन का कि परियों की दुनिया इतनी आसानी से, इतनी स्वाभाविक रूप से निर्मित की जाती है कि उसे देखकर इस एक बात का एहसास भी नहीं हो पाता कि यह यथार्थ नहीं, भ्रम है। सच तो यह है नास्तीन का कि वह इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि यह कोई छलावा नहीं है और न ही यह कोई भ्रम है, लेकिन यह ठोस वास्तविक धरातल है। क्या तुम जानती हो नास्तीन का ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई ऐसे क्षणों में अपनी सांसों को रोक लेता है? किन इच्छाओं से धड़कनें तेज हो जाती हैं और सपने देखने वाले की आंखों से कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं और आंखों से निकलकर उसके पीले गालों पर चमकने लगते हैं। सपने देखने वाला थका हुआ कमजोर नायक जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटता है तो वह मानसिक और शारीरिक थकावट के बावजूद भी अपने दिल में एक मीठी सी जकड़न और पीड़ा लिए सो जाता है। नास्तीन का, एक व्यक्ति खुद को धोखा देता है और अनजाने में यह विश्वास करने लगता है कि उसके अंदर मौजूद असली और सच्चा जुनून ही उसकी आत्मा को प्रेरित कर रहा है, और वह अनजाने में ही यह भरोसा करने लगता है कि उसके अमूर्त सपनों में कुछ जीवंत और ठोस है। क्या यह भ्रम मात्र है? उदाहरण के लिए यहाँ पर खुशियों की गहराई और प्रेम पीड़ादायक तड़प के साथ उसके हृदय में भी बंधा हुआ है। बस आंखें बंद करके उसे देखो और महसूस करो। उसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि जिसे तुम अपने सपनों में प्यार करते हो उस महिला को पहले कभी देखा ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे केवल सम्मोहक भरी नजरों से देखा हो और उसकी यह भावना केवल एक खूबसूरत सपना बनकर उसकी नजर में रह गई हो? निश्चित तौर पर अपने उस सपनों की दुनिया में उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कुछ वक्त बिताए होंगे। निश्चय ही जब उनके बिछड़ने का समय आया होगा तो वो
उदासीन आसमान के नीचे आसपास की हलचल और तूफानी हवाओं की परवाह किए बिना एक दूसरे को गले लगाकर रोए होंगे। जरूर उनकी काली आंखों से निकलते हुए गर्म आंसुओं ने उनके गालों और एक दूसरे के कंधों को भिगोया होगा। क्या उस समय उन दोनों में जो कुछ भी महसूस हो रहा था वह केवल एक सपना मात्र था? उन्होंने अपने प्यार के लिए कौन कौन सी यातनाएं सही होंगी, क्या कुछ सहा होगा, फिर भी उनका प्यार कितना गहरा और पवित्र है। मेरी प्यारी नास्तीन का, अगर तुम किसी को चाहती हो तो तुम्हें यह पता होगा कि जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो थोड़ा सा भ्रम होता है, और कोई भी व्यक्ति उस स्कूल के लड़के की भांति शर्माने लगता है जिसने पड़ोसी के बगीचे से कुछ चुराया हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनकही खुशी उसके आसपास हो। नास्तीन का बड़ी गंभीरता से मुझे सुन रही थी और उसके अंदर एक मासूमियत भरी हंसी कब से बाहर आने के लिए तैयार थी। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट से देखा, मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ को दबाते हुए उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना पूरा जीवन इस तरह से नहीं बिताने वाले हो। नहीं, ऐसा नहीं है नास्तीन का। मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन इसी तरह अंत तक जीऊंगा। मैं जानता हूँ नास्तीन का, मैंने अपनी आवाज पर जोर देते हुए अपनी भावनाओं को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाने की स्थिति में कहा। आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के बेहतरीन साल इस तरह से खो दिए। मुझे पता चल गया है कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास किसी अच्छे देवदूत की तरह भेजा है। जब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरे भविष्य के बारे में सोचना अजीब है, क्योंकि भविष्य अब वहां है जहां से फिर वही अकेलापन, वही पुरानी बेकार जिंदगी। मैं इस पल में खुश हूँ। मैंने एक बेहतरीन समय बिताया है और मैं अपने भीतर एक उत्साह महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो इन 2 शामों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। नहीं, नास्तीनका ने भारी आवाज में और भरे हुए गले के साथ कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से अलग नहीं होना चाहिए। 2 शामें क्या होती हैं? तुम जानती हो नास्तीनका, शायद अब मैं अपनी जिंदगी को लेकर किसी तरह के अपराध बोध में नहीं जीऊंगा और न ही किसी तरह का शोक मनाऊंगा, क्योंकि जीवन के साथ ऐसा दृष्टिकोण रखना ही पाप है और अपराध है। नास्तीनका, कभी कभी मैंने ऐसे दर्द का अनुभव किया है, इतने दर्द का, क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं वास्तविक जीवन की शुरुआत कर पाने में असमर्थ हूँ। शायद इसका कारण ये है कि मैंने खुद को श्राप दिया है, क्योंकि मैं अपनी रातों में देखे गए सपने के बाद मुझे अगले दिन होश आने के क्षण जो मिलते हैं वो बेहद भयानक होते हैं। खूबसूरत सपनों के बाहर निकलकर जब आप जीवन के आपाधापी में लोगों की चीख पुकार और भीड़ से सामना होता है तो आपको देखकर ये हैरानी होती है कि लोग वास्तविकता में जीते हैं, आपकी तरह सपनों में नहीं। सच तो ये है कि जो कुछ भी अपने पुराने आदर्शों से निकलकर टुकड़ों में विभक्त होकर मिट्टी में मिल रहा है, वास्तव में वह कोई जीवन है ही नहीं। और हमारी हर कोशिश के बीच आत्मा किसी और चीज के लिए तरसती और लालायित होती रहती, और तब शायद सपने देखने वाला इंसान अपने ही पुराने सपनों की खाक छानता है, जैसे वह उस आग को भड़काने के लिए नई चिंगारी तलाश कर रहा हो। वो सभी भावनाएं जो अनायास ही उसके दिल को छूकर निकल गई, उसकी धड़कनों को तेज कर देती हैं और अचानक ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई बार ये भावनाएं उसे धोखा भी दे देती हैं। बावजूद इसके वे सारी इच्छाएं और भावनाओं को अपने दिल के अंदर दोबारा से जागृत करने के लिए प्रयास करता है। अपनी यादों में मैंने उन बेवकूफी भरे सपनों को खूबसूरत सपनों की तरह रखा है, जो कि अब मेरे नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तुम जानती हो, सपने बिना किसी कारण नहीं आते। कहा भी गया है कि दिन में हमारा जिन बातों से सामना होता है वही रात में हमारे सपनों में भी आते हैं। क्या तुम्हें पता है, मैं अब कुछ खास तारीखों पर उस जगहों को याद करता हूँ और वहां जाना पसंद करता हूँ जहां पर मैं पहले अपनी ही तरह से खुश था। सच कहूं तो मुझे ऐसे अतीत से सामंजस्य बनाना पसंद है जो मेरे वर्तमान को बदलने की कोशिश न करे, और इसलिए शायद मैं बिना किसी प्रयोजन के अक्सर पीटर्सबर्ग की सड़कों पर और यहाँ वहां निराश होकर टहलता रहता हूँ, बिल्कुल निरुद्देश्य होकर के। सुनो नास्तीनका, मुझे याद आती है कि उस समय मेरे सपनों में एक अजीब किस्म की उदासी रहती थी। हालांकि मेरा अतीत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी व्यक्ति को हमेशा अपने आज में यही लगता है कि उसका पहले का समय ज्यादा शांतिपूर्ण और ठीक था, क्योंकि वह उस समय आज जिन कुंठाओं और खराब विचारों से जूझ रहा है उस समय वो उनसे मुक्त था। वह उदास, खामोश और दिल को जलाने वाला एहसास जो न मुझे दिन में आराम देता है और न रात में। ऐसे में वो खुद से पूछता है कि आखिरकार अब हमारे सपने कहाँ हैं। वह दोबारा खुद से पूछता है कि आखिर उसने अपने अच्छे सालों के साथ क्या किया है, उसने उन बेहतरीन लम्हों को कहाँ पर दफनाया है।
आपके मन में हजारों सवाल चलते हैं। फिर वह अपने आप से कहता है, ये देखो दुनिया कितनी ठंडी होती जा रही है। इसी तरह उदासी और एकांत के साथ कुछ और साल गुजर जाएंगे। उसके बाद बुढ़ापे का बुलावा आ जाएगा, जो शारीरिक और मानसिक तौर पे पूरे शरीर को लकवाग्रस्त सा कर देगा। फिर उसके बाद आगमन होता है दुख और भारी तन्हा जिंदगी का। आपकी खूबसूरत और अद्भुत दुनिया का रंग फीका पड़ने लगता है। तुम्हें पता है कि अकेले रहना कितना दुखद होगा, और पूरी तरह से अकेले रहते हुए किसी चीज का पछतावा न करना, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो कुछ तुमने खोया है, या वह सब कुछ जो कभी था ही नहीं, सिवाय तुम्हारी बेवकूफी और पागलपन के। वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय सपनों के। फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए और अपनी ठोड़ी को नीचे करते हुए नास्तीन का बोली, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें समझ पाती हूँ, क्योंकि तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वह मैं खुद भी अनुभव करती हूँ। जब मेरी दादी ने मुझे अपने कपड़ों से बांध दिया था, मैं उस बात को इतनी अच्छी तरह से नहीं बता पाई जिस तरह से तुमने बताया है। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि तुमने मुझसे खोलकर बात की। मेरी बात सुनकर उसने कहा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती हूँ। क्या तुम मेरी बात सुनने के बाद मुझे उचित सलाह देने का वादा करोगे? नास्तीन का, हालांकि मैंने पहले कभी किसी को सलाह नहीं दी है, खासकर समझदारी वाली सलाह, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम दोनों हमेशा इस तरह से साथ चलें तो ये बहुत समझदारी की बात होगी। सच कहूँ तो इस वक्त मैंने अपने अंदर एक समझदारी और एक साहस का अनुभव किया है। ऐसे में मेरे लिए तुम्हें सलाह देने के लिए शब्द तलाशना मुश्किल नहीं होगा। और नास्तीन का बोली, अपना हाथ दो। और मैंने अपना हाथ उसके हाथों में देते हुए कहा, ये लो, चलो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती हूँ।